हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही होगी। चलिए आइए, आज अब टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं और आज जो है वो पाठ्यक्रम 502 ले लेते हैं। और 502 में जो आपका प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक प्रक्रिया है, सब्जेक्ट का नाम है, उसके अंतर्गत उसका ब्लॉक 1 का अधिगम एवं अशिक्षण प्रक्रिया ले लेते हैं। ठीक है ना। यानी अधिगम यानी सीखना, और शिक्षण प्रक्रिया का मतलब किस तरह से पढ़ाया जाता है और प्रोसेस जो होती है वो ले लेते। तो ब्लॉक 1 है अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया, जिसमें ब्लॉक 1 में अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आपका जो इकाई 1 है, विद्यालय के शुरुआती समय के दौरान अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है, तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अधिगम की परिभाषा देख लेते हैं कि अधिगम की परिभाषा क्या है। तो जैसे देखिए, अधिगम की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अधिगम जो होता है, इसमें से दो परिभाषाएं बेस्ट हैं कि अधिक या कम स्थायी के द्वारा संसार में हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है, इसके द्वारा हमें क्या करना है और हमें क्या अवलोकन करना है, इन सब के द्वारा रूपांतरित होने की एक प्रक्रिया है। या फिर अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, ये विशिष्ट है, जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत किया जाता है या प्रशिक्षण विधि के द्वारा परिवर्तन होता है। तो इसमें देख लेते, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत किया जाता है या प्रशिक्षण विधि के द्वारा परिवर्तन होता है। वो प्रशिक्षण विधि या तो प्राकृतिक वातावरण में हो या प्रयोगशाला में हो। तो ये जो इसकी डिफिनेशन परिभाषा है वो बेस्ट आपकी है कि अधिगम के अर्थ अगर पूछा जाए तो यही होगा कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत किया जाता है या प्रशिक्षण विधि के द्वारा उस पर परिवर्तन होता है। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, और सीखने का ही मतलब होता है हम किसी चीज़ का प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, हम कुछ सीखते हैं तो हमारे जीवन में लाइफ में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। या तो वो हम कुछ जो हमारे अगल बगल में आजू बाजू में जो इन्वायरमेंट है उसके द्वारा या तो परिवर्तन आते हैं, हम देखते हैं, सीखते हैं, या फिर कहीं जा किसी प्रयोगशाला के अगर यहाँ पे वर्णन किया गया तो उसके द्वारा। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को मूलभूत किया जाता है या प्रशिक्षण विधि के द्वारा परिवर्तन होता है, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो या फिर प्रयोगशाला हो। अब देख लेते हैं अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम की विशेषताएं लिखिए, ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है। तो देखिए, विशेषताओं में सबसे पहले आएगा अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अब सतत का मतलब होता है सदा चलने वाली प्रक्रिया है, यानी बचपन से ही प्रत्येक मनुष्य अपने व्यवहार, सोच, प्रवृत्ति, रुचि आदि के से अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। वह ऐसे जीवन के परिवर्तनशील स्थितियों में स्वयं को निरंतर फिट रखने के लिए करते हैं। तो मतलब अधिगम एक सतत प्रक्रिया, अधिगम आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं। तो अधिगम एक जो है अनवरत सदा चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, और प्रत्येक मनुष्य जो होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है और परिवर्तन करने के लिए वो कुछ न कुछ जीवन से सीखता है और जीवन में करता है। अधिगम एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिलाषा करता है और इन लक्ष्यों को अधिगम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आपका लक्ष्य इस समय है कि आप ये एग्जाम क्रॉस करें, इस एग्जाम को पास करें, तो आपका इस समय एक मेन लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पास करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, वही आपका अधिगम कहलाता है। आप बहुत कुछ सीखते हैं, और यदि प्राप्त करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है तब वहाँ अधिगम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप इसको पास नहीं करना चाहेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, लेकिन यदि आपको एग्जाम पास करना है तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इसके लिए। तो अधिगम जो होता है एक लक्ष्य, एक प्रत्यक्ष लक्ष्य है, यानी इसके लिए लक्ष्य बनाना जरूरी होता है। अधिगम सुविचारित है, और जब कोई व्यक्ति अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है तब वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जानबूझकर कुछ क्रियाकलाप करता है, और यदि उसके पास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई सुविचार नहीं है तो वह इसके बारे में बिल्कुल शांत है। आपको एग्जाम पास करना है तब आप जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, तो ऑनलाइन आएंगे, वीडियोस देखेंगे, आप अपनी जो भी SBA फाइलें हैं उनको आप बनाएंगे। लेकिन यदि आपके पास ये लक्ष्य नहीं होता तो आप क्या करते? क्या आप यूट्यूब पे होते? क्या आप मेरा चैनल देख रहे होते? बिल्कुल नहीं देख रहे होते। तो वही है कि अधिगम सुविचारित है, पहले से ही निर्धारित किया गया है अधिगम को, कोई मुझे ये सीखना है और सीखने के लिए आपको वो काम करना ही करना है, यानी उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और यदि आप कोई भी सुविचार, कोई भी विचार नहीं बनाते तो आप उस लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंचते हैं। अब देख लेते हैं कि अधिगम में एक सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए,
हम कुछ सीखते हैं और सीखने के लिए हमारे शारीरिक एवं मानसिक दोनों जो प्रकार होते हैं वो आपस में काम करते हैं, जुड़ते हैं। यानी हम सीखते हैं तो हमारा माइंड भी, बुद्धि भी उसमें लगता है, और हमारा जो शरीर होता है वो भी, यानी हमारा शरीर तो काम करता है और हमें दिमाग भी उसमें लगाना पड़ता है। तो नए अनुभवों को सीखने के लिए मस्तिष्क का सक्रिय होना ज़रूरी है। अगर इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने माइंड पे ज़्यादा जोर डाल रहे होंगे, डालना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में अपने बॉडी को भी, आप हाथों से मोबाइल को पकड़ रहे हो तो आपका बॉडी भी काम कर रहा है। तो ये होता है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, वरना अधिगम जो है संभव नहीं होगा। तो सीखने के लिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, और जब सीखते हैं हम कोई चीज़ तो हमारा जो दिमाग होता है वो सक्रिय हो जाता है। अधिगम व्यक्तिवादी है। आपने कक्षा में अवलोकन किया होगा कि कुछ बच्चे अधिक शीघ्रता से सीखते हैं और कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। वास्तव में विभिन्न व्यक्तियों की अधिगम की गति भिन्न भिन्न होती है। तो अधिगम व्यक्तिवादी है, मतलब कुछ व्यक्ति जो होते हैं किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाते हैं। कुछ जो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो इस वीडियो को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग को समझने के लिए एक दो बार और देखना पड़ता है। यही होता है व्यक्तिवादी होना। तो जो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं वो अधिगमवादी होते हैं, और जो कुछ धीरे धीरे सीखते हैं यानी उनको सीखने की क्षमता जो होती है वो बिल्कुल अलग है उनसे। अधिगम एक व्यक्ति की वातावरण के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है। यानी एक शिक्षक के रूप में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सावधानी पूर्वक वातावरण का संगठन करना है। प्रायः जब वे आपस से परस्पर क्रिया करते हैं, आपस में अपने साथियों से परस्पर क्रिया करते हैं, तब शिक्षण अधिगम सामग्री से परस्पर क्रिया करते हैं। यानी सबसे मिलजुल के रहना ही अधिगम की व्यक्ति की वातावरण के साथ परस्पर क्रिया होती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप जैसा कि देख रहे हैं कि यदि कुछ व्यक्ति गाड़ी चलाना या तैरना या खाना बनाना आसानी से सीख लेते हैं तो क्यों सीखते हैं, जबकि कुछ इतनी आसानी से इसी चीज़ को नहीं सीख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो अलग अलग होती है। जैसा जस्ट अभी हमने बताया कि अधिगम जो है व्यक्तिवादी है। कुछ लोग किसी चीज़ को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, तो कुछ लोग किसी चीज़ को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और कुछ लोग को उसी चीज़ को ग्रहण करने में टाइम लगता है। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। इसमें पहला है अधिगम और परिपक्वता। परिपक्वता बुद्धि प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया से संबंधित होती है। परिपक्वता का मतलब यहाँ पे होता है मैच्योरिटी, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। जिसका माइंड जितना ज़्यादा तेज होगा, स्ट्रांग होगा, वो विकास वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा विकास करेगा, डेवलप करेगा। ठीक ये परिवर्तनों का कारण बनती है जो कि अपेक्षाकृत वातावरण के प्रभाव से स्वतंत्र है, और यह माना जाता है कि वंशवाद या परंपरावाद के प्रभाव से पूर्ण रूप से संबंधित है। क्योंकि जनरली हम किसी को कहते हैं कि किसी व्यक्ति यदि ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ रही तो हम बोलते हैं कि वंशानुवाद है, उसके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो छोटा होगा, नाटा होगा, जिसकी वजह से उस बच्चे की भी जो ग्रोथ है, चाहे एज के मामले में ले लीजिए आप, लंबाई में, हाइट में ले लीजिए, या फिर कोई बच्चा बहुत दुबला पतला बचपन से होता है और वो ज़्यादा मोटा नहीं हो पाता, तो उसकी फैमिली में ऐसा कोई ना कोई होता है जो बहुत दुबला पतला होता है, मोटा नहीं हो पाता है। तो यही होता है कि वृद्धि की प्रक्रिया और विकास की प्रक्रिया। यानी जो फैमिली में पहले की जो जनरेशन है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बच्चों में भी होगी। और यही होता है कि जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है वो विकास की प्रक्रिया से होती है, और ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो वंशवाद और परंपरावाद से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं जनरेशन प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि बोलना। अब देखिए बोलना जो होता है प्राय परिपक्वता के द्वारा प्रभावित होता है। कोई भी उचित अभ्यास और प्रशिक्षण के बिना धारा प्रवाह एवं अर्थपूर्ण तरीके से नहीं बोल सकता है। अधिगम के द्वारा प्रभावित है। हम ये भी जानते हैं कि एक 6 माह के बेटे 6 माह के छोटे बच्चे को गुणन की तालिका सिखाना असंभव है जब तक कि वह मानसिक परिपक्वता के निश्चित स्तर पर नहीं पहुंच पाता। यानी कि हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने आयु के हिसाब से सीखते हैं, मैच्योरिटी के हिसाब से सीखते हैं, और जैसे जैसे हम उस उम्र के ढलान में पहुंचते जाते हैं हमारी परिपक्वता बढ़ती जाती है, हमारी समझ जो है वो बढ़ती जाती है, और उसके हिसाब से जो है हम कार्य भी करते हैं, सीखने वाली चीज़ें सीख भी लेते हैं। नेक्स्ट है सीखने की तत्परता। जब बच्चे कक्षा में अधिगम सामग्री का प्रबंधन कर रहे हैं तब आपको बच्चों के पास असावधानी के साथ आना चाहिए, और जब वे आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तब आप उनसे नाराज हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी इसके बारे में बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की? यानी आप बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं और उस वक्त बच्चे का ध्यान जो है सीखने पे नहीं है,
तो इसका मतलब ये है कि आप जो बच्चे को सिखा रहे हैं वो बच्चा नहीं सीख पा रहा, तो उसका क्या कारण है, क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि कुछ शारीरिक परिपक्वता से संबंधित हो सकता है, जो जस्ट अभी हमने बताया आपको कि बच्चा अगर चलने के योग्य नहीं है, वो नहीं चल पा रहा है, तो वह दौड़ में भाग नहीं ले सकता। वह कैसे भाग ले सकता है जब वो चल ही नहीं पा रहा है। और कुछ बौद्धिक परिपक्वता से संबंधित होता है, मतलब यहाँ पे बौद्धिक परिपक्वता से संबंध का मतलब ये होता है कि मान लीजिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा योग करना नहीं जानता और वह गुणा करना कैसे सीख सकता है। जो बच्चा अभी प्लस करना भी नहीं जान रहा है, उसे आप मल्टीप्लाई देंगे तो कैसे कर लेगा, क्योंकि उसकी जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, इतना तेज, इतना फास्ट नहीं है, इतना ग्रोथ नहीं कर रहा है कि वो इस चीज़ को समझ सके। यही है सीखने की तत्परता। उसमें अभी इच्छा लगन भी इतनी ज़्यादा नहीं है इस चीज़ को सीखने की। कहते हैं सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इच्छा और लगन का होना, जो ये सब चीज़ें उसमें नहीं है। यही है आपका अधिगम की सीखने की तत्परता, यानी मानसिक रूप से अभी वो तैयार नहीं है। चलिए अब अधिगम और प्रेरणा देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रेरणा आपका। तो और पुनर्बलन, कुछ ऐसे इसमें वर्ड हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस 20 के हैं, हो सकता है कि आ जाएं आपके 2 मार्क्स में। कि प्रेरणा वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को कार्य पूर्ण करने तक उसके समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रण व दिशा देता है। अब देखिए, प्रेरणा क्या चीज़ है। जैसे जनरली हम लोग भाषा में अपने कहते हैं ना कि पहले मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें बताया गया था कि आपको ऐसे पढ़ना है, और मुझे उस वीडियो से बहुत प्रेरणा मिली, मैंने मतलब मुझे से सीख मिली, और इसके बाद से मैं पढ़ने लगा। यही होता है प्रेरणा। तो एक आंतरिक बल होता है जो अंदर से आता है। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसको करने के लिए नियंत्रण व दिशा देता है, यही प्रेरणा कहलाता है। प्रेरणा 2 तरह की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रेरणा का आपको अर्थ पूछ देगा, या आप प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, फिर आंतरिक प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, बाह्य प्रेरणा से क्या समझते हैं। तो देखिए, आंतरिक जो प्रेरणा है, तो आंतरिक प्रेरणा रुचि व आनंद से स्वतः उत्पन्न होती है। ठीक है ना, आंतरिक का मतलब ये होता है अंदर। ठीक है, तो ये जो रुचि व आनंद से उत्पन्न होती है, ना कि किसी बाहरी बल के कारण होती है। बाहरी बल का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। ये जो प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा रुचि और आनंद से स्वतः उत्पन्न होती है, और ना ही किसी बाहरी पुरस्कार के लालच में। आंतरिक प्रेरणा के उच्च कोटि का अधिगम होता है, यानी गणित विज्ञान के प्रोजेक्ट विद्यार्थी को शायद इतना आनंद प्रदान करें कि इसके फलस्वरूप विद्यार्थी स्वयं ही वैसे क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित हो जाएं। तो आंतरिक प्रेरणा जो होती है, रुचि और आनंद से स्वतः उत्पन्न होती है, यानी अपने आप उत्पन्न होती है। इसमें बाहरी बल के कारण जो आंतरिक प्रेरणा किसी भी क्रियाकलाप में प्राप्त होने वाले आनंद पर आधारित होती है, ना कि किसी बाहरी पुरस्कार के लालच में। तो आंतरिक प्रेरणा रुचि और आनंद से स्वतः उत्पन्न होती है, ना कि किसी बाहरी बल के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाह्य प्रेरणा। तो किसी बाह्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना बाह्य प्रेरणा है। यदि छात्र माता पिता की डांट से बचने के लिए उन्हें नाराज न करने के कारण गृह कार्य करता है, तो वह बाहरी प्रभाव से प्रेरित है, क्योंकि मैम ने उनको होमवर्क दिया है, अगर वो होमवर्क नहीं करेंगे तो उनको वहाँ पे मार और डांट पड़ेगी, तो वो बाहरी प्रभाव हो गया। तो जो ये बाहरी प्रेरणा होती है, इसके अंतर्गत इनाम, प्रशंसा जैसे पैसे व अंक आदि हो सकते हैं। यदि माता पिता अध्यापक प्राय अपने बच्चों में सफलता के कार्य से संपूर्ण करने पर कुछ इनाम या तोहफा देते हैं, ये बाह्य प्रेरणा होती। ठीक है ना, कि टीचर, बच्चे ने होमवर्क कर लिया और या फिर टीचर ने जो भी वर्क दिया वो कर लिया, स्कूल में टीचर ने उन्हें इनाम के तौर पे टॉफ़ी दे दी, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग जनरली ये करते भी हैं। या फिर घर में जब होमवर्क, स्कूल का होमवर्क पूरा होगा तो घर में मम्मी पापा थोड़ी सी शाबाशी दे देते हैं, वाह वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो बाह्य प्रेरणा होती है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। एक इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन है, थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि जनरली जो आपके इसमें क्वेश्चंस हैं आपको अपने वर्ड में ही बना के लिखने होंगे, पूछे जाएंगे। कि मान लीजिए जो एक समान 5 वर्ष का बच्चा है जो पहली बार विद्यालय में अधिगम के लिए आया है, वह जो कार्य कर सकता है उसकी सूची बनाइए। तो क्वेश्चन हो सकता है कि एक बच्चा जो पहली बार विद्यालय में अधिगम यानी पढ़ने सीखने के लिए आया है, तो वह क्या कार्य कर सकता है, आप अपने शब्दों में लिखिए, बताइए। ठीक है ना, तो आप जो इसका आंसर होगा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोई साधारण वाक्यों में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, वह विषय के अनुसार क्रिया के काल का उपयोग करते हुए बोल सकता है, वह साधारण प्रश्नों जैसे आपने दोपहर में भोजन में क्या खाया, आप कौन सा खेल पसंद करते हैं, कल आपके घर कौन आया था,
इन सब का उत्तर भी आराम से दे सकते हैं। वह जिज्ञासु है और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और वह अध्यापक के कथा अनुसार कार्य करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। जैसे खड़े हो जाओ, तुम बाएं मुड़ो, अपनी आंखें बंद करो, श्याम पट के पास आओ, यानी इस तरह की बातें जो 5 ईयर के बच्चा सुन और समझ सकता है। वह अपनी पसंद कुछ गाने गाने लगते हैं। वह अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेल के नियमों का मजबूती से पालन करते हुए कुछ खेल खेलने लगते हैं। तो 5 साल का एक जो बच्चा होता है और पहली बार स्कूल आता है, तो क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, ये आपको बताना था। और ये एक्टिविटी है वो जो कर सकता है या कर सकती है। यानी अभी तक जो उसने देखा, इसका मतलब स्कूल में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे, इसका मतलब ये हुआ कि सब बच्चा घर में एक्टिविटी नहीं सीखता है, बल्कि घर में रहते हुए जो घर के लोग होते हैं, अगल बगल के लोग होते हैं, जो वहाँ का इन्वायरमेंट वातावरण होता है, जो कुछ अगल बगल के लोग, छोटे बच्चे सब जगह घूमता रहता है, तो उससे लोग पूछते हैं सवाल, और दिन ब दिन उससे सवाल पूछते हैं, और धीरे धीरे वो उसका जवाब देना सीख जाता है। तो वातावरण से, और ये स्वाभाविक है, कोई सीखने वाली या नकल करने वाली चीज़ नहीं होती है, एक स्वाभाविक श्रृंखला होती है, स्वाभाविक चीज़ होती है जो बच्चा अपने आप वातावरण से सीखता है। चलिए अब देख लेते हैं अनुकरण जल्दी से क्या है। तो देखिए, अनुकरण जो होता है, अधिकांश व्यक्ति किसी कार्य को अनुकरण से, व्यवहार से, अवलोकन से और अन्य प्रकार की क्रियाओं से सीखता है। यानी ये कुछ मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं और बच्चे नए अनुभवों और व्यवहारिकता को सीखते हैं। मतलब अनुकरण का मतलब सीधे यहाँ से आप लिख दीजिए कि किसी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया की नकल करना ही अनुकरण होता है। और बच्चा जो होता है प्रत्येक का अनुकरण नहीं करता है, बल्कि वह चुनाव करता है। मतलब बच्चा जिसे ज़्यादा पसंद करता है, जिसकी एक्टिविटी, बात करने का ढंग उसे बहुत अच्छा लगता है, वह उसी का अनुकरण करता है। उसके व्यवहार या क्रियाएं जो होती हैं उसे आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, और उसी की नकल कॉपी करता है, उसी तरह की आवाज़ निकालता है, उसकी तरह बात करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया अनुकरण, कि किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया की नकल करना ही अनुकरण है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं अवलोकन क्या है। तो देखिए, अवलोकन का जो साधारण शब्द में अगर हम कहें कि अवलोकन से अधिगम मानव अधिगम की समान और प्राकृतिक विधि है। ठीक है, सबसे पहली बात। और यह अवलोकन जो होता है, ये स्थानापन्न अधिगम, सामाजिक अधिगम और आदर्शात्मक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके 3 नाम और हैं। और मेन शब्दों में अगर कहें कि ये अधिगम जो दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार के देखने, अपनाने व परखने से ग्रहण किया जाता है। यानी देखना, अवलोकन का मतलब क्या होता है, बड़े गौर से नहीं बोलते कि मैं उसको बहुत टाइम से अवलोकन कर रहा हूँ, यानी देख रहा हूँ। तो किसी देखा सीखी करना, जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं कि किसी चीज़, किसी के व्यक्ति को, व्यवहार को, या कोई कुछ पहन रहा है उसको देखना, उसकी बातों को ऑब्जर्व करना और फिर उसको अपना लेना। मुझे उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो ये चीज़ पहन रहा है, पहन रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी ले लिया और पहन लिया। यही होता है अवलोकन, कि दूसरों के व्यवहार से देखने, सब अपनाने व परखने से ग्रहण किया गया ही अवलोकनात्मक कहलाता है। लेकिन बच्चों में बहुत महत्वपूर्ण विधि है, और बच्चा जनरली वही करता है जो दूसरों को देखता है वही अपने आप में करने लगता है। यानी दूसरों के व्यवहार की नकल करना ही अवलोकन कहलाता है। प्रत्यय एवं त्रुटि का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। ये थ्योरी जो है आपकी वो है थॉर्नडाइक की थ्योरी है। और इसका मतलब होता है कि व्यक्ति किसी भी काम को करने के पहले जब करता है तो शुरू में बहुत सारी गलतियां करता है, और जब वो धीरे धीरे उस काम को करता जाता है तो गलतियां उसकी कम होती जाती हैं। ठीक है ना। यानी प्रत्यय यानी कोशिश करना, और त्रुटि यानी गलती, यानी जो गलती है उसमें प्रत्यय और कोशिश करते जाना, और एक वक्त ऐसा आता है कि वह बिल्कुल उस कार्य में अभ्यस्त हो जाता है और उससे कोई भी गलती नहीं होती है। तो उन्होंने ये चीज़ जो बताया था वो एक बिल्ली के लिए था। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो आप उसे देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चंस दिया, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो उन्होंने एक इसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखकर बाहर अटकती मछली से संबंधित था। एक कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि एक भूखी बिल्ली है और पिंजरे में लटकती बाहर मछली का किसका सिद्धांत है ये। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। बिल्ली को एक बटन दबाकर पिंजरे से बाहर आना था और मछली को हजम करना था। और जो शुरुआती अवस्था में था तो बिल्ली को बटन मिल ही नहीं रही थी और उसने बहुत बार प्रयास किया मछली को ऐसे ही पकड़ने के लिए, लेकिन अचानक एक बार गलती से जो
बटन था उस पे पंजा बिल्ली का पड़ गया और अचानक जो मछली थी उसको खाने को मिल गई। तो उसके समझ में आ गया कि ये जो बिल्ली है कैसे मिलेगी, यानी इस बटन के द्वारा मिलेगी। और हर बार जब कई बार उन्होंने ये उस पर ये प्रयास किया, कई बार ये एग्जाम्पल उस पर दोहराया, तो उन्होंने पाया कि धीरे धीरे जो है बिल्ली समझ गई थी। पहले तो नहीं समझी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया था कि इस बटन को दबाने से ही हमें मछली मिल सकती है। तो यही है प्रत्यय एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसमें देखिए इसके त्रुटि का सिद्धांत में 3 नियम इसमें बताए गए हैं। सबसे पहला जो नियम है आपका है अभ्यास का नियम, यानी किसी कार्य को बार बार करने से वह कार्य लंबे समय के लिए स्मरण हो जाता है। और इसमें मुख्यतः 2 नियम है, उपयोग करने का नियम और उपयोग ना करने का नियम, ठीक है। और इसी तरह से इसमें प्रभाव का नियम है दूसरा, और विभिन्न प्रतिक्रियाओं में से वह प्रतिक्रिया जिसको करने से आनंद व सुख की अनुभूति होती है और शीघ्रता से सीखी जाती है, वह प्रतिक्रिया जिसे दुख प्राप्त होता है वह शीघ्र ही भुला दी जाती है। यानी जो काम हम मन से करना चाहते हैं, जिसमें हमें अनुभूति मिलती है, जिसमें हमें सुख मिलता है, वो काम हम बहुत करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं और कई बार करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा काम जिससे हमें दुख मिलता है, हमें खुशी नहीं मिलती है, उस काम को हम जल्दी ही भुला देने की कोशिश करते हैं। यही है आपका प्रभाव का नियम। फिर तीसरा इसी में तत्परता का नियम, यानी प्रभावशाली अधिगम तभी होगा जब विद्यार्थी अधिगम के लिए तैयार होगा। यानी एक बच्चा जो किसी विशेष प्रकार के अधिगम के लिए तैयार है, वह अधिगम अनुभवों से शीघ्र लाभ उठाएगा। जो सीखने की इच्छा अपने मन में चाहत लगन रखेगा वो सीख जाएगा बहुत जल्द। लेकिन जो भी दूसरा जो सीखने की इच्छा और चाहत ही उसके मन में नहीं है, तो वो कैसे सीखेगा? वो लाभ ही नहीं उठा पाएगा, ना ही वह सीखेगा। तो ये होता है तत्परता का नियम, यानी सीखने की इच्छा रखना और न रखना, 2 तरह के लोग इसमें आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि थार्नडाइक का तो थ्योरी आप समझाइए, नियम समझाइए क्या है, या फिर थार्नडाइक के द्वारा दिए गए प्रत्यय एवं त्रुटि के सिद्धांत के 3 नियम कौन से हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन को, प्रत्यय एवं त्रुटि के सिद्धांत के 3 नियम, यानी ये जो है प्रत्यय एवं त्रुटि के सिद्धांत के इसके जो 3 नियम, तो ये हैं इसके 3 नियम है। देखिए 3 नियमों का विकास हुआ है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या फिर कभी कभी सिर्फ इन तीनों में से एक पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा खोज पूछताछ के द्वारा अधिगम। बहुत बड़ा ये वीडियो आपका हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कि लंबी वीडियो बने, तो इस वीडियो में यहीं तक हम पढ़ते हैं और जस्ट इसका जो सेकंड पार्ट मैं डाल दूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो खोज पूछताछ के द्वारा जो अधिगम के नियम है, इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। सक्रियता का सिद्धांत, तर्कपूर्ण चिंतन का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत, विकल्पों की खोज का सिद्धांत, ये सभी कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।